Hello everyone, welcome back to our channel Smart Brains. I am Srishti. Today we will start with unit number 4, Introduction to Indian Constitution General Elective. So we have already covered unit number 1, 2 and 3. Link is there in the description box. So basically our unit number 4 is Obligations of State and Duties of Citizens. ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट का मतलब है कि कुछ ड्यूटीज़ स्टेट की होती हैं जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए. बेसिकली ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट की बात करें तो इसका मतलब है कि स्टेट की ड्यूटी है अपने सिटीजन्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए. ये ऑब्लिगेशंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किए गए हैं और इसका एक मेजर पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी. डीपीएसपी को आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कवर किया गया है. ये गाइडलाइंस है जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं. मतलब अगर स्टेट उन्हें फॉलो नहीं करती तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रिंसिपल्स स्टेट को अपने डिसीजंस में मदद करते हैं. अब दूसरा पार्ट है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. ये ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में दिए गए हैं. ये ड्यूटीज़ हमें अपनी सोसाइटी और कंट्री के लिए फुलफ़िल करनी होती हैं. सिटीजन्स का ड्यूटी है कि वो अपने राइट्स के साथ अपने ड्यूटीज़ भी समझे और अपने देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे. तो चलिए सबसे पहले हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझते हैं. डीपीएसपी को हम एक गाइड के रूप में देख सकते हैं जो स्टेट को अपने लॉज और पॉलिसीज़ बनाते वक्त फॉलो करने चाहिए. ये गाइडलाइंस हमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉलिटिकल जस्टिस की तरफ ले जाते हैं. सो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे अंडर डीपीएसपी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आर्टिकल नंबर 36 to 51 है. सो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हम लोग कवर करने वाले हैं. एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, जो आर्टिकल नंबर 51A के अंदर दिए गए हैं. देयर आर 11 ड्यूटीज़, उनको भी हम लोग कवर करेंगे. ओके, सो हल्का सा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए बट इट विल बी वर्थ इट. मैं आपको हर एक आर्टिकल अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 36 से. जैसे कि हमने पिछले यूनिट में अंडर फंडामेंटल राइट्स हमने ये देखा था कि आर्टिकल नंबर 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है कि जो हम बात कर रहे हैं स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट, तो ये स्टेट कौन है ये आर्टिकल नंबर 12 में अच्छे से डिफाइन किया गया था. उसी तरीके से डीपीएसपी में जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या ऑब्लिगेशंस है स्टेट के, स्टेट को ये करना चाहिए, द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल डू दैट, हर एक आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा. सो ये स्टेट है कौन, यही हमें फर्स्ट आर्टिकल में बताया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 36. तो अब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं. इसको समझने से पहले एक बात समझ लो कि ये जो डीपीएसपी होते हैं ये पॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं. जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स का बताया था कि वो नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं. उन आर्टिकल्स में लिखा होता है द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दैट, तो नॉट वर्ड आता है ना, इसीलिए उसको जो है नेगेटिवली वर्डेड बोलते हैं. और ये वाला जो है हमारा डीपीएसपी, इसमें हमें बताया जाता है कि स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू दैट, तो इसीलिए इसको जो है हम पॉजिटिव इन कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि डीपीएसपी क्या होते हैं. तो अब हम लोग आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल नंबर 36 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि लोकल अथॉरिटीज़ और दूसरी अथॉरिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में आती है. ये डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है और इसमें गवर्नेंस के वेरियस फॉर्म्स जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत भी शामिल है. सो नाउ आर्टिकल नंबर 37. आर्टिकल 37 ये स्टेट करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि इन्हें लीगली बाइंडिंग नहीं बनाया जा सकता. मतलब अगर स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. लेकिन ये स्टेट के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है जिससे लॉ मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दौरान फॉलो करना चाहिए. ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि डीपीएसपी जस्टिबल नहीं है, दैट इज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के गवर्नेंस में फंडामेंटल है और स्टेट के एक्शंस को गाइड करने के लिए बनाए गए हैं ताकि सिटीजन्स के वेलफेयर को फुलफिल किया जा सके. नाउ आर्टिकल नंबर 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल.
आर्टिकल 38 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर जो जस्टिस पर बेस्ड हो, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक। स्टेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे। ये आर्टिकल ये इन्फेसाइज करता है कि एक ऐसी सोसाइटी का क्रिएशन हो जिसमें हर सिटीज़न का वेलफेयर प्रमोट हो और सभी को सोशल जस्टिस इंश्योर किया जा सके। नाउ आर्टिकल नंबर 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय स्टेट। सो आर्टिकल नंबर 39 कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि सिटीजन्स स्पेशली मेन एंड वुमेन के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। सेकेंड, कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जो कॉमन गुड को सर्व करे। थर्ड इज स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स, चाहे वो मेन हो या वुमेन, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ अब्यूज़ ना हो और बच्चों को इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसे ऑक्यूपेशंस में फोर्स ना किया जाए जो उनकी एज या स्ट्रेंथ के लिए अनसूटेबल हो। ये आर्टिकल स्टेट को गाइड करता है कि वो सिटीजन्स के बेसिक नीड्स और राइट्स को प्रोवाइड करने पर फोकस करे। नाउ आर्टिकल नंबर 31A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 31A इंश्योर करता है कि स्टेट इक्वल जस्टिस को प्रमोट करे और उन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आर्टिकल स्पेशली सोशल जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर और लेस एजुकेटेड लोगों को लीगल सपोर्ट एक्सेस करने और अपने राइट्स के लिए फाइट करने में हेल्प करता है। नाउ आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आर्टिकल 40 स्टेट को इनकरेज करता है कि वो विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स ले। इसका एम ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंश्योर हो और रूरल लोग अपने खुद के अफेयर्स मैनेज कर सके। ये आर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता है और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है जिससे सिटीजन्स एक्टिवली विलेज लेवल पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। नाउ आर्टिकल नंबर 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 41 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस को सिक्योर करने के लिए इफेक्टिव प्रोविजंस बनाए, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबल के केसेस में। स्टेट का एम ये होना चाहिए कि वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे जो इंश्योर करे कि कोई भी बेसिक अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रहे, चाहे वो अर्निंग लाइवलीहुड हो या एजुकेशन लेना। नाउ आर्टिकल नंबर 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ को सिक्योर करने के लिए प्रोविजंस बनाए। ये वर्कर्स राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, इंश्योर करता है कि उन्हें सेफ और फेयर कंडीशंस में काम करने मिले। ये आर्टिकल स्पेशली फीमेल वर्कर्स के मैटरनिटी बेनिफिट्स पर फोकस करता है ताकि उनकी हेल्थ और वेलफेयर इंश्योर हो सके। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43 ये इंश्योर करने पर फोकस करता है कि वर्कर्स को एक लिविंग वेज प्रोवाइड किया जाए। इसका मतलब ये है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स को जो वेजेस मिल रहे हैं वो इतने सफिशेंट हो कि उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। स्टेट को ये भी स्ट्राइव करना चाहिए कि वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और उन्हें डिसेंट कंडीशंस में जीने का मौका मिले। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43A वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में इनकरेज करता है। स्टेट को ये स्टेप्स लेने चाहिए जो इंश्योर करे कि वर्कर्स को उन इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में एक वॉइस मिले जिसमें वो काम करते हैं। ये प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और एक ज़्यादा इक्विटेबल और कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एम रखता है। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 44 स्टेट को ये इंश्योर करने के लिए कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC हो जो सभी सिटीजन्स पर लागू हो। इसका मतलब ये है
कि एक सिंगल सेट ऑफ लॉज हो जो पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस को गवर्न करे, चाहे किसी का भी रिलीजन हो या कम्युनिटी हो। इसका एम इक्वलिटी और जस्टिस प्रमोट करना है ताकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर जो लीगल डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। नाउ आर्टिकल नंबर 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 45 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये आर्टिकल एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के रूप में एम्फसाइज करता है और इंश्योर करता है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन फिनेंशियल बैरियर्स के बिना मिल सके। ये एक एजुकेटेड सोसाइटी क्रिएट करने में मदद करता है जो नेशन के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ आर्टिकल नंबर 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 स्टेट को ये मैंडेट करता है कि वो शेड्यूल कास्ट, SC, ST और दूसरे वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। इसका एम ये है कि इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपलिफ्ट किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ताकि वो नेशन के डेवलपमेंट में पीछे ना रहे। नाउ आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health। आर्टिकल 47 स्टेट की ड्यूटी को हाईलाइट करता है कि वो अपने लोगों के न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करे, साथ ही पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। इसमें बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, हेल्थ केयर, सैनिटेशन प्रोवाइड करना शामिल है ताकि सिटीजन्स एक हेल्दी लाइफ जी सके। ये सोशल जस्टिस इंश्योर करने और सभी सिटीजन्स के वेलफेयर को प्रमोट करने का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। नाउ आर्टिकल नंबर 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल नंबर 48 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करे। इसका एम ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो और फार्मर्स की लाइवलीहुड सपोर्ट की जा सके। ये आर्टिकल एनिमल्स के वेलफेयर और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर भी एम्फेसाइज करता है। आर्टिकल नंबर 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A स्टेट को ये रिक्वायर करता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करे और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे। ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने और इकोलॉजिकल बैलेंस इंश्योर करने के लिए एक्टिव स्टेप्स ले। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वाइटल एस्पेक्ट है और फ्यूचर जनरेशन्स के वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ आर्टिकल नंबर 49, protection of monuments and places and objects of national importance। आर्टिकल 49 स्टेट को इनकरेज करता है कि वो मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स ले। इसमें कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स का प्रिजर्वेशन शामिल है जो इंडिया के हिस्ट्री और आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एम ये है कि फ्यूचर जनरेशन्स इंडिया के रिच हेरिटेज को समझ सके और एप्रिशिएट कर सके। नाउ आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 ये कॉल करता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। इसका मतलब ये है कि जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करे बिना किसी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के। इसका एम ये इंश्योर करना है कि जस्टिस इम्पार्शियल हो और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री रहे। ये प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने और फेयर और अनबायस्ड डिसीजंस इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है। नाउ आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दिस इज आवर लास्ट आर्टिकल अंडर DPSP। ये आर्टिकल स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे। गवर्नमेंट को ये अर्ज किया जाता है कि वो दूसरे नेशंस के साथ पीसफुल रिलेशंस फॉस्टर करे, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करे और
ग्लोबल कॉरपोरेशन के लिए काम करे। इसमें ग्लोबल एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शामिल है जो पीस मेंटेन करने, वॉर प्रिवेंट करने और इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स सपोर्ट करने में मदद करता है। हमने सारे के सारे आर्टिकल्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51A जो DPSP में आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। ये ड्यूटीज़ हमें अपने राइट्स के साथ साथ अपने देश की तरक्की और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फुलफ़िल करनी होती हैं। आर्टिकल 51A को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सेक्शन कहा जाता है। ये ड्यूटीज़ हमें अपने ड्यूटीज़ को समझने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभाने के लिए गाइड करते हैं। इस आर्टिकल में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर इंडियन सिटीज़न को फॉलो करनी चाहिए। ये ड्यूटीज़ हमारे नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट, यूनिटी और सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हैं। ये ड्यूटीज़ स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सिटीजन्स को अपने देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में मदद करती है। अगर हम अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक एक करके समझते हैं। नाउ द फर्स्ट ड्यूटी अंडर आर्टिकल नंबर 51A इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हर सिटीज़न को अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और उसके आइडियल्स जैसे कि डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे नेशनल सिंबल्स जैसे फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड ड्यूटी इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो सैक्रिफाइसेस किए और जो आइडियल्स उन्होंने सेट किए उनको समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना हमारी ड्यूटी है। हमारी इंडिपेंडेंस और यूनिटी को चेरिश करना चाहिए। नाउ आवर थर्ड ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन का ड्यूटी है कि वो इंडिया के सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, यूनिटी को बनाए रखे और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करे। इसका मतलब है कि हमें अपने देश को हर तरह से स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रखना है। फोर्थ ड्यूटी इज़ to defend the country and render national service when called upon to do so। जब देश को ज़रूरत हो हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ये ड्यूटी हमारी है कि हम नेशनल सर्विस देने के लिए रेडी रहें, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस या इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करना। Fifth duty is to promote harmony and the split of common brotherhood among all the people of India। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के सभी लोगों के बीच हारमनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करें। हमारे देश में हर रिलीजन और कम्युनिटी के लोग हैं और हमें सबको रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। सिक्स्थ ड्यूटी इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। इंडिया का बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है और हमारी ड्यूटी है कि हम उसे वैल्यू करें और प्रिजर्व करें। हमारे ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और आर्ट्स को प्रमोट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ सेवेंथ ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हमारी ड्यूटी है। हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ। हमारे डेली एक्शंस को सस्टेनेबल बनाना हमें ज़रूरी है ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट छोड़ सकें। नाउ एट्थ ड्यूटी इज़ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को अपनाना। हमारी ड्यूटी है कि हम ह्यूमनिज्म को फॉलो करें जो लोगों के वेलफेयर और रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, और स्पिरिट
स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को इनकरेज करे ताकि हम अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स कर सके। नाउ 9th ड्यूटी इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस। हमारे देश में पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वायलेंस से बचकर रहें और पीसफुल रखने के लिए कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि रायट्स और डिस्ट्रक्शन ना हो। नाउ 10th ड्यूटी इज़ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हर सिटीज़न का ड्यूटी है कि वो अपने पर्सनल और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करे। हमारे एफ़र्ट्स का इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन, वर्क और कम्युनिटी में होना चाहिए और हमें अपने काम को बेस्ट तरीके से करना चाहिए। नाउ आवर लास्ट ड्यूटी इज़ who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his or her child or ward between the age of 6 to 14 years। अगर कोई सिटीज़न पेरेंट है तो उसका ड्यूटी है कि वो अपने चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करे, स्पेशली अगर चाइल्ड की एज 6 to 14 साल के बीच है। ये एजुकेशन हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर गारंटीड है। सो बेसिकली इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना हमारे नेशन बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर सिटीज़न को अपने राइट्स के साथ अपने ड्यूटीज़ को समझना और फुलफ़िल करना ज़रूरी है ताकि हम अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और पीसफुल सोसाइटी बना सकें। अगर हर सिटीज़न अपनी ड्यूटीज़ को समझकर पूरी करे तो हम एक प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस नेशन बना सकते हैं। सो नाउ कंक्लूजन, इस यूनिट में हमने ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को डिटेल में समझा। दोनों ही चीज़ें हमारे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में दिए गए हैं, वो स्टेट को एक गाइड प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने लॉज और पॉलिसीज़ को लोगों के वेलफेयर और सोशल जस्टिस के लिए डिज़ाइन कर सके। ये प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, हमें बताता है कि स्टेट को किस तरह से अपने डिसीजंस और एक्शंस में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए। अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस को इंश्योर किया जा सकता है। दूसरी तरफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, हर इंडिविजुअल को अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ को समझने और फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ये ड्यूटीज़ हमारी यूनिटी, सोशल हार्मनी और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करें, कंट्री की रक्षा करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव एफर्ट्स में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करें। ये ड्यूटीज़ हमारे देश के फ्यूचर और सोशल डेवलपमेंट को शेप करते हैं। जब स्टेट अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करती है और सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ को समझकर फॉलो करते हैं, तब हम एक ऐसे नेशन का फाउंडेशन रखते हैं जो प्रोग्रेसिव, यूनाइटेड और पीसफुल हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने और एक स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में मदद करती है। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, feel free to ask me in the comment box. I will reply you as soon as possible. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel.